फ्रेंड्स, क्रैश कोर्स डे 10 में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग BRBL के वन लाइनर विथ MCQs पार्ट 10 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट में आपको पब्लिक हॉलीडेज़ के रिगार्डिंग हम लोग चेक को डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहला पॉइंट में आपको समझाया जा रहा है रिगार्डिंग द पब्लिक हॉलीडेज़। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि पब्लिक हॉलीडेज़ जो हमारा NI एक्ट के अकॉर्डिंग है, उसमें जो NI एक्ट का 1881 है उसके अनुसार जो पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं उसके अंदर संडे आता है, सेकंड और फोर्थ सैटरडेज़ आता है, और जो भी डे सेंट्रल गवर्नमेंट ये अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में हॉलीडे डिक्लेयर करती है वो दिन आता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि बैंक को वेट नहीं करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट नोटिस का। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पार्टिकुलर डे को पब्लिक हॉलीडे अनाउंस करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉलीडे बैंक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉलीडे डिक्लेरेशन को फॉलो करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक चेक के बारे में कि एक इलेक्ट्रॉनिक चेक समझिए कि एक रेगुलर चेक होता है, और लेकिन इसको क्रिएट किया जाता है और साइन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से। इसमें कोई फिजिकल सिग्नेचर नहीं होता है। यही फ़ायदा है इलेक्ट्रॉनिक चेक का। और दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पे देखिए रिगार्डिंग द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन व्हाट इज़ द पॉइंट, आई थिंक इट इज़ पॉइंट नंबर 4। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस दिन एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया, जो लास्ट डे है, इफ़ द लास्ट डे ऑफ द ग्रेस इज़ अ पब्लिक हॉलीडे, यानी कि जिस दिन आपको सपोज़ आपको पे करना था या कुछ काम करना था वो पब्लिक हॉलीडे के दिन फॉल कर जाता है, तो आप इसको पिछले वर्किंग डे में ही इसको काम कंप्लीट कर लें, ठीक है, यानी ग्रेस पीरियड जो है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या ड्यू डेट हॉलीडे के दिन फॉल करता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, तो वो अगले वर्किंग डे के दिन मूव हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझिए कि मनी के फॉर्म का है या चेक के फॉर्म का है, जिसको हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मूव करवा सकते हैं जैसा कि टाइम की रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया आपको। फिर बैंक नोट के बारे में बताया जा रहा है। बैंक नोट या करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट नहीं होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं जो पैसा सरकार इशू करती है। ध्यान दीजिएगा, हम बैंक नोट और करेंसी नोट की बात कर रहे हैं। बैंक नोट और करेंसी नोट इज़ द मनी इशूड बाय द गवर्नमेंट, जबकि प्रॉमिसरी नोट एक रिटर्न प्रॉमिस होता है कि हम किसी आदमी को एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करेंगे। दोस्तों प्रॉमिसरी नोट के बारे में बताया जा रहा है कि प्रॉमिसरी नोट में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक वो जो प्रॉमिस करते हैं यानी कि पेयर, और दूसरा वो जो पेमेंट रिसीव करता है यानी पेई। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मेकर या पेयर और पेई। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि मेकर के बारे में कौन है। तो मेकर पर्सन है जो नोट को क्रिएट करता है, और पेई वो है जो जो भी मनी को प्रॉमिस किया गया है नोट में वो उसे मिलता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। मेकर क्या करेगा, नोट क्रिएट करेगा, और पेई वो आदमी होगा जिसको वो पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये दो पॉइंट तो आप चेक के माध्यम से भी समझते हैं, चेक में भी सेम कंसेप्ट है। और दोस्तों उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि दोनों मेकर हो और प्रॉमिसरी नोट में दोस्तों क्लियरली इंडिकेट होगा। प्रॉमिसरी नोट शुड क्लियरली स्टेट हु इज़ मेकिंग द प्रॉमिस टू पे, यानी मेकर कौन है और किसे पेमेंट रिसीव होगा, यानी पेई कौन है। दोस्तों बताया जा रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होते हैं। अभी हमने किसका बात किया, प्रॉमिसरी नोट का। आप किसका बात कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होते हैं। जो पर्सन क्रिएट करता है इसको ड्रॉअर कहते हैं। जिस पर्सन को पैसा देना है, हाँ, उसे कहते हैं ड्रॉई, और जो पैसा रिसीव करेगा उसे कहते हैं पेई। तो ये 3 चीज़ होता है दोस्तों। जिसका उधार होता है उसको हम लोग ड्रॉई कहते हैं। और दोस्तों एक और पॉइंट है कि ड्रॉअर वो आदमी होता है जो बिल लिखता है, ड्रॉई वो आदमी होता है जिसने पैसा दिया, ठीक है, जिसका उधार है, और पेई वो होता है जो कि पैसा जो भी लिखा हुआ है बिल में जिसे मिलता है उसे पेई कहते हैं। तो 3 पार्टीज होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, जबकि प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। पहला सवाल है कि पब्लिक हॉलीडे अंडर द सेक्शन 25 ऑफ द NI एक्ट किसे माना जाता है, संडे को, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को। डे डिक्लेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिस गैजेट ऑफ ऑल द अबव आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब सेंट्रल गवर्नमेंट, जब भी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी डे को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करती है तो बैंक को क्या ऑब्जर्व करना है, उस बैंक की क्या रिक्वायरमेंट है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन का वेट करे, वो उसे इमीडिएटली हॉलीडे कंसीडर करे, वो कंसल्ट करे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट यदि कर रही है कि एक पार्टिकुलर डेट हॉलीडे है तो बैंक उसे हॉलीडे ही मानेगी, राइट।
तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक चेक एक चेक होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ड्रॉ किया गया है और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से साइन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मान लीजिए ग्रेस पीरियड का जो लास्ट डे है वो पब्लिक हॉलीडे है तो इंस्ट्रूमेंट ड्यू कब होगा? तो इंस्ट्रूमेंट ड्यू हो जाएगा अपना पहले, उससे पहले पहला दिन, राइट, ऑन द नेक्स्ट बिजनेस डे। हाँ, तो पब्लिक हॉलीडे है तो नेक्स्ट बिजनेस डे के दिन होगा। दोस्तों सवाल ये है कि मैच्योरिटी डेट का क्या होता है यदि वो इमरजेंसी या अनफॉर्चून हॉलीडे हो जाए? तो अनचेंज रहेगा, फॉलोइंग बिजनेस डे हो जाएगा, प्रीसीडिंग बिजनेस डे हो जाएगा, या एक्सटेंडेड बाय अ वीक। तो फॉलोइंग बिजनेस डे हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना कि यदि कोई आकस्मिक छुट्टी हो जाए, कुछ इमरजेंसी छुट्टी हो जाए, तो उस केस में जो पब्लिक हॉलीडे है उस केस में मैच्योरिटी डेट जो है वो अगला दिन बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितना ट्रांसफरेबल है? केवल एक बार, मैक्सिमम 3 बार, इंडेफिनेटली ट्रांसफरेबल है ही नहीं। तो इंडेफिनेटली ट्रांसफरेबल, इसमें कोई लिमिट नहीं है कितना बार आप ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या बैंक नोट या करेंसी नोट को प्रॉमिसरी नोट माना जाता है? बिल्कुल नहीं माना जाता है। क्या प्रॉमिसरी नोट में कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं? तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, एक मेकर और एक पेई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेकर कौन होते हैं प्रॉमिसरी नोट में और पेई कौन होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि मेकर वो होता है जो जिसको प्रॉमिस किया जाता है, गलत है। मेकर वो होता है जो कि नोट क्रिएट करता है, पेई वो होता है जो प्रॉमिस किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कंसेप्ट क्लियर है तो आप सभी क्वेश्चन का जवाब सही तरीके से दे पाएंगे। दोस्तों प्रॉमिसरी नोट में कौन सा जानकारी जो है क्लियरली इंडिकेट करना है? अमाउंट ऑफ द प्रॉमिस, मेकर एंड पेई, डेट ऑफ नोट एंड लोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इसमें आपको मेकर और पेई को क्लियरली नोट करना है कि मेकर कौन है और पेई कौन है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं? तो सबसे पहले तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, एक ड्रॉअर, एक ड्रॉई और एक पेई। ठीक है, तो एक्सेप्टर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा CIB का कैप्सूल कोर्स है आपके लिए। बेसिकली लास्ट 20 डेज़ में CIB के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर आपको मिलता है 1 लाइनर PDF, उसके अलावा फॉर्मूला रिवीजन PDF, आपको 100 क्विजेज मिलते हैं। प्रत्येक क्विजेज में 15 क्वेश्चन हैं, ऑलमोस्ट 400 क्विजेज हैं 4 सब्जेक्ट्स के। उसके अलावा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कैप्सूल PDF मिल जाएगा। सो यानी आपको कंप्लीट रिवीजन करना है तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। और आज आपके लिए विशेष ऑफर है, 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है कूपन कोड को अप्लाई करने पर हमारे ऐप में। हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं पेई के रिगार्डिंग। तो वी आर डिस्कसिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखिए दोस्तों, पेई कौन होता है? पेई वो पर्सन होता है या वो एंटिटी होता है जिसे पेमेंट मिलेगा। जिस केस में वो हो सकता है कि जिसने चेक लिखा हो, वो भी हो सकता है, या कोई बैंक हो सकती है, राइट। तो अब देखिए एक टर्म है रिटायरमेंट ऑफ बिल। इसका मतलब क्या होता है? यदि आप मान लीजिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज को जिस दिन इसका पेमेंट होना था उससे पहले ही पे कर दिए तो उसको कहते हैं रिटायरिंग द बिल अर्ली। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी पे उधार है, ठीक है, किसी फ्यूचर डेट में, लेकिन आप बोले क्या कि चलो हम उसको पहले ही पे कर देते हैं, तो ये हो गया आपका बिल का रिटायरमेंट। समझ में आया? तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है डिस्काउंट, रिबेट से कहते हैं। दोस्तों जो पर्सन बिल लिखता है, ठीक है, वो डिस्काउंट देता है किसे? यदि मान लीजिए वो अर्ली पेमेंट कर दिया तो जैसे मान लीजिए कि आपको $100 पे करना था 1 महीना में, लेकिन आपने $95 ही आज पे किया, तो जो रिमेनिंग $5 है ना वो रिबेट होगा। यदि स्टॉप पेमेंट की बात करें, देखिए क्या बताया जा रहा है कि डिमांड ड्राफ्ट के केस में जैसे ये इशू किया जाएगा तो आप बैंक को ऑर्डर नहीं कर सकते इसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है। चेक में ऐसा कर सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं पेमेंट को, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में यू कांट डू दैट। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेड फॉर ऑनर। यानी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, मान लीजिए कि जिस पर्सन का पेमेंट है उसने पेमेंट ना किया, उसे बिल ऑफ एक्सचेंज को पे ना किया, ठीक है, तो कोई और उसे पे कर सकता है और उसे पार्शली या फुल्ली पे कर सकता है। तो जो पर्सन होता है उसे एक्सेप्टेड फॉर ऑनर कहा जाता है। नेक्स्ट है होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होल्ड कर रहा है उसे ही होल्डर माना जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक रूल है कि होल्डर के लिए कौन क्वालिफाई होता है। अब जरा देखिए, वो होल्डर का कुछ नियम दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट टू बी ए होल्डर होने के लिए आपको जो है आपका डॉक्यूमेंट पे नाम होना चाहिए पेई के रूप में, इंडोर्सी के रूप में, या बेयरर होना चाहिए। यदि इन तीनों में से कुछ नहीं है, ना ही पेई है, ना ही इंडोर्सी है, ना ही बेयरर है, तो आपको एक होल्डर नहीं माना जाएगा। यदि बात करें स्टोलन और फोर्ज इंस्ट्रूमेंट की, तो यदि मान लीजिए कि आपको एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिल गया, ठीक है, किसी चीज़ चोरी के माध्यम से या फेक सिग्नेचर के माध्यम से, तो आपको होल्डर नहीं माना जाएगा क्योंकि इसको इलीगली ऑप्टेड नहीं किया गया था। तो होल्डर का मतलब ही होता है लीगल होल्डर, ठीक है।
तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लीगल होना, ये जस्ट हैव नॉट, मतलब आपके डॉक्यूमेंट तो आप लीगल नहीं हुए, ठीक है, आपको जो है स्पेसिफिक लीगल क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा ताकि आपको लीगल होल्डर माना जाए। तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो पेमेंट कहा गया उसको पेमेंट करने के लिए वो डॉक्यूमेंट के टर्म से अलाइन होना चाहिए, ऑनेस्टली किया जाना चाहिए, राइट पर्सन को जाना चाहिए और लीगल करेंसी से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक चेक को सर्टेन डेट में पे करना है, तो आपको उस अमाउंट को पे करना है उस डेट में और रियल मनी के साथ, और ये राइट पर्सन को दिया जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला सवाल है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पेई कौन होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जो पर्सन जो कि पेमेंट करता है, वो पर्सन जो पेई, करेक्ट, पेमेंट जो रिसीव करता है उसको हम लोग पेई बोलते हैं। दोस्तों सवाल ये है कि आप उस टर्म को क्या कहते हैं जब बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्यू डेट से पहले ही पे कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। अभी मैंने बताया था, ऑप्शन सी सही जवाब है। दोस्तों जो ड्रॉअर डिस्काउंट ऑफर करता है अर्ली रिटायरमेंट ऑफ बिल के लिए, उसके लिए क्या टर्म है? तो उसको कहते हैं दोस्तों हम लोग रिबेट ऑन बिल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या कोई स्टॉप पेमेंट ऑर्डर को डिमांड ड्राफ्ट पे, क्या डिमांड ड्राफ्ट पे स्टॉप पेमेंट ऑर्डर लगा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन होता है डिसऑनर बिल के कॉन्टेक्स्ट में? तो वो पर्सन होता है जो कि एक डिसऑनर बिल को पे करेगा पार्ट में या फुल में, और इसे हम लोग एक्सेप्टेंस सुपरा प्रोटेस्ट भी कहते हैं। क्या जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पोजीशन में रहेगा उसे होल्डर माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। होल्डर होने के लिए आपको लीगल होल्डर होना चाहिए उसका। आप थेफ्ट से या किसी और इलीगल तरीके से यदि उस पार्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ऑब्टेन किए हैं तो आपको होल्डर नहीं माना जाएगा। दोस्तों सवाल ये है कि होल्डर किसे माना जाता है? जो भी पोजीशन में हो, केवल ड्रॉअर को, पर्सन नेम्ड एज पेई, इंडोर्सी और बियरर ऑन द इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि जो पर्सन पेई है, इंडोर्सी है, बियरर है, उसे ही हम लोग होल्डर मानेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन करता है थेफ्ट के माध्यम से और फोर्ज्ड इंडोर्समेंट के माध्यम से, क्या उसे आप होल्डर मानेंगे? सो इन दिस केस नो, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज होल्डर्स। सो फ्रेंड्स कोई एजेंट यदि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है फॉर प्रिंसिपल, सो इज एन एजेंट होल्डिंग अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रिंसिपल कंसिडर्ड एज अ होल्डर? तो ऐसा कोई एजेंट को होल्डर नहीं माना जाता। होल्डर टर्म को क्या रेफर किया जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? सो बेसिकली इट इज़ लीगल होल्डर, नॉट जस्ट समवन इन पोजीशन। दोस्तों पेमेंट को ड्यू कोर्स कब माना जाता है? तो पेमेंट को ड्यू कोर्स तब माना जाता है इफ इट अलाइंस, ओके, इफ इट अलाइंस विद द इंस्ट्रूमेंट टर्म्स एंड मेड गुड फेथ। फ्रेंड्स वी हैव CIB क्वेश्चन बैंक फॉर यू। तो हमारे पास दोस्तों आपके पास 2000 प्लस MCQs हैं पर सब्जेक्ट। इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू दिस MCQs एज वेल एज वी ऑफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, then you can also WhatsApp me on this number shown on the screen, or you can just install our app. You will get the link of this particular course on the app. So friends, बाकी का कंटेंट पेड मेंबर के लिए है। If you want to get access, then you have to enroll in our CIB crash course or CIB capsule course. Thank you.